लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, लॉयर ऑफ द मंथ में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। इस बार लॉयर ऑफ द मंथ के लिए हमारे साथ वो शख्स हैं, वो एडवोकेट हैं जो हाथरस कांड का जो कांड हुआ है, जो अभी तक कहा जा रहा है कि गैंग रेप है, या एक तरह से एक नई जो थ्योरी आने लगी है कि ऑनर किलिंग का भी मामला है, तो उसमें जो पीड़ित बेटी है उसके परिवार की तरफ से सीमा कुशवाहा जी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तमाम जो अदालतें हैं उसमें रिप्रेजेंट कर रही हो। इसीलिए लॉयर ऑफ द मंथ में आज हमारे साथ सीमा कुशवाहा जी हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है लॉयर ऑफ द मंथ में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने निर्भया के मामले में निर्भया के माता पिता की तरफ से एक बड़ी लड़ाई लड़ी। हाथरस के कांड में अब चूंकि एक कुछ दिनों के बाद ही एक नया थ्योरम ऑनर किलिंग का भी आ गया है, अब आप इस केस से अपने आप को कितना जोड़ा हुआ और कितने तथ्यों के साथ अब महसूस कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि निर्भया केस के दौरान भी आपने प्रॉपर तरीके से कवर किया था चीजों को। लेकिन अगर हाथरस केस की हम बात करें तो हाथरस केस में नई नई थ्योरी आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि वो थ्योरी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उस विक्टिम का स्टेटमेंट जो इस दुनिया में नहीं है, डैम डिक्लेरेशन। बिल्कुल। अगर उस बेटी की बात करें हाथरस केस में, तो लोग कह रहे हैं कि बाद में स्टेटमेंट बदल दिए गए हैं और लोगों के नाम ऐड किए गए हैं। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी मैंने एक बात बोली है कि उस बेटी का वो पहला वीडियो देखिए जिसमें वो चंदपा पुलिस स्टेशन में जमीन पर लेटी हुई है, और जब उनसे वो पुलिस वाले नहीं कोई और शख्स उनसे पूछ रहा कि आपके साथ क्या हुआ, तो उनका कहना है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई और जब हमने रोकने की कोशिश की तो मेरा गला दबा दिया गया। वहां पर ना ब्रदर का स्टेटमेंट मैटर कर रहा है ना मदर का कर रहा है। वो पीड़िता जो आधे घंटे से 45 मिनट के बीच जब उसके साथ क्राइम हुआ उसके बाद ये बात बता रही है, उसके अकॉर्डिंग ही एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। बाद में तो वो थ्योरी घड़ी ही जाएंगी कि जो पीड़िता स्वयं बता रही है, पुलिस स्टेशन में लेट करके बता रही, उससे पूछे बिना अगर उसके ब्रदर ने जल्दबाजी में कोई कंप्लेन लिख के दी, उसके आधार पे आप कैसे फाइल करें? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जो एक्चुअल में क्राइम हुआ वो सारा कंक्लूजन आपके पास है, उसके आधार पे आप एफआईआर दर्ज करें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता है विप्लव सर कि अगर मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मैंने देखा कि कोई व्यक्ति पड़ा यहाँ पर करहा रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है, वो उठ नहीं पा रहा है, आगे मैं उसको देख करके बढ़ गई और पुलिस में जाकर के मैंने बोला उसको कि एक व्यक्ति है वो शायद काफी दर्दनाक अवस्था में है, आप उसको देखिए, शायद उसको किसी ने पीटा मारा है। जबकि मैंने उस व्यक्ति से बात नहीं की है, सारी चीजें मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये फर्स्ट टाइम हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। इस केस में भी वैसे ही हुआ, ब्रदर अपनी सिस्टर से बात नहीं कर पा रहा है और पुलिस वाले जब कह रहे हैं कि कंप्लेन लिखो, वो कंप्लेन एक छोटी सी लिख करके दे रहा। हम सब ने देखा, मीडिया में चली, हार्डली 50 वर्ड्स में वो कंप्लेन लिखी गई है। उसके आधार पे आपने एफआईआर लॉन्च कर दी विदाउट उस पर्सन से बात किए जो एक्चुअल में पीड़ित है और जिसका स्टेटमेंट मीडिया में चल रहा है। तो ऑनर किलिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ इस मैटर को। थ्योरम बहुत सारे गढ़े जाते हैं, वो गढ़े जा रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए सीमा जी, अब चूंकि स्टेट ऑफ यूपी खुद वॉलंटरली उसने कह दिया कि आप ही खुद सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दें। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है और तमाम तथ्य आ गए, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और इस मामले का ट्रायल नहीं चल पाएगा? 3 लेयर की सुरक्षा का दावा खुद स्टेट ऑफ यूपी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया कि 3 लेयर के हम सुरक्षा दे रहे हैं, फिर भी आपको राज्य पे यकीन, इतने बड़े राज्य पे यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जहां पर राज्य की पुलिस स्वयं इन्वॉल्व हो किसी मैटर में, उस पर कैसे भरोसा कोई कर लेगा?
सबसे बड़ी बात ये है। क्या हमारे सामने एग्जाम्पल्स नहीं है? जो उन्नाव में क्राइम हुआ था उस पीड़िता के साथ, 17 साल की बेटी के माफ साथ, कीजिएगा सीमा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ राज्य का तो विषय खत्म हो गया है, क्योंकि मैटर ही सीबीआई को चला गया है। लेकिन मैटर सीबीआई को चला गया है विप्लव सर। आप देखिए, जो डीआईजी उत्तर प्रदेश ने एफिडेविट फाइल किया है, कंप्लेनेंस सर्टिफिकेट जो एफिडेविट फाइल किया है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, उसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि जो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे उसकी फॉर्टनाइटली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिपोर्ट पहले स्टेट गवर्नमेंट को दे, देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट देगी। आखिर क्यों? जब मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो फिर आपको सीबीआई की इन्वेस्टिगेट की हुई रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? आप क्यों मांग कर रहे हैं? तो ये प्रश्न तो खड़ा करने का मौका आप दे रहे हैं ना। और इसीलिए उस पर हम लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जो वहां की पुलिस है, उस पर भरोसा नहीं है। और ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। पुलिस कस्टडी में उस बेटी के उन्नाव केस में उस बेटी के फादर की हत्या की गई, पुलिस कस्टडी में, थाने में हत्या की गई थी। तो हम कैसे विश्वास कर ले? आप 3 लेयर क्या 4 लेयर भी बना दीजिए, लेकिन आपके जो भी ऑफिसर्स हैं वो अगर खुद इन्वॉल्व होंगे उस क्राइम में तो कैसे हम ट्रस्ट कर लेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। सुरक्षा को लेकर अभी भी आप आश्वस्त नहीं हैं, जो पीड़ित का परिवार? बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं सर। मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूं, मैं सुरक्षा को लेकर के इसलिए आश्वस्त नहीं हूं। आज लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वहां पर वो सुरक्षा दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल ना हो जाए। एक्चुअल में क्या प्रोटेक्शन दिया गया उस फैमिली को? एक्चुअल में क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना ठीक रहा है वहां पर कि उस पीड़िता के साथ, क्या कितनी ऐसी बेटियों के साथ क्राइम हो रहे हैं? बाराबंकी का हम लोगों ने देख लिया, रिसेंटली क्राइम हुआ है। तो अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा है तो ठीक है, छोड़िए आप हाथरस को। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपने पुलिस का एक सिस्टम दे रखा है, वहां पर सिक्योरिटी कर रहे हैं, और बेटियों को तो आप बचा लीजिए। तो आपका सिस्टम क्यों फेल है? ये तो सवाल उठेंगे ना। और इस केस की भी बात करें, देखिए, जब एलिगेशन लग रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर, जिसने उस बेटी को रात में उसको जला दिया, ये किसके वजह से जलाया गया? डीएम साहब, जब मैं हाई कोर्ट में अपीयर हुई, डीएम साहब का कहना है कि डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, अलीगढ़ से और मेरा, हम सब लोगों का, 4-5 लोगों का कलेक्टिव डिसीजन था ये रात में जलाने का। तो कोर्ट ने पूछा कि कलेक्टिव डिसीजन रात में जलाने का क्यों? बोले लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था। जब उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर का कैसे फेलियर था, कितने लोग वहां मौजूद थे जो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता? तो झूठ बोल रहे थे डीएम, क्योंकि मैंने भी वीडियो देखे, हम सब ने देखे हैं कि रात में जब वो डेड बॉडी जलाई जा रही है उस टाइम वो वीडियोज देखिए, कितने लोग हैं वहां पर। पुलिस करीब 200 से 250 की संख्या में, और नंबर ऑफ पीपल की अगर कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं, हार्डली वहां पर 50 से 60% मौजूद हैं। क्या 50-60% लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर देते? तो आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप इलीगल वर्क भी कर रहे हैं, किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का संदर्भ ये हो सकता है क्योंकि जिस समय यहीं से आप देख रहे थे कि सफदरजंग में जब उसकी डेथ हुई बेटी की 29 सितंबर को, तो सफदरजंग के बाहर ही भीम आर्मी और तमाम राजनीतिक दल, उसको कार्यकर्ता वहां धरना प्रदर्शन करने लगे थे। शायद उन एप्रीहेंशन ये स्टेट को ये भी होगा कि कहीं राजनीतिक दल आ गए तो और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी और ज्यादा हिंसा हो सकती है। विप्लव सर, दिल्ली में जो भीड़ थी वो भीड़ नोएडा तक भी नहीं पहुंची है। मुझे पता चला कि जो व्यक्ति, जो चंद्रशेखर किसी सेना का जो वो है, मतलब प्रेसिडेंट है, आजाद पार्टी के, आजाद, हाँ, तो उनको पहले ही उतार लिया गया। जेबर कोई टोल टैक्स, जहां पर टोल प्लाजा है वहां पर उतार लिया गया। बाकी इन्होंने सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से आने वाले जो भी बॉर्डर्स थे वो इन्होंने सील कर दिए थे। जब वो बॉर्डर सील कर दिए, आपने 7-8 किलोमीटर पहले बैरिकेड्स लगा रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति 7-8 किलोमीटर, गाड़ियां आप नहीं आने दे रहे हैं, पैदल लोग 7-8 किलोमीटर अगर पैदल चलते तो सुबह के 5 बज जाते, तब आप 5 बजे वो डेड बॉडी को जला देते। और देखिए, कोर्ट का कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा था
तो आपकी ये ड्यूटी है कि एक व्यक्ति के भी राइट को आप प्रोटेक्ट करेंगे। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आप और ज्यादा फोर्स मंगा लेते, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांग लेते, सीआरपीएफ मंगा लेते वहां पर, लेकिन जो व्यक्ति जिस इस दुनिया में आया, जिसका जिस संस्कार के साथ उसने जन्म लिया है यहाँ पर, उसी संस्कार के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाना अधिकार है, इसका आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब मुझे ये बताइए सीमा जी, आप पर व्यक्तिगत अब आरोप लगने शुरू हो गए जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिख रहे हैं, उसका शायद आप बेहतर और जवाब दे दें। आप पर आरोप लगातार ये लग रहा है कि निर्भया के केस में चूंकि एक बड़ा नाम आपका चेहरा हो गया था, इसीलिए आप हाथरस में उस मीडिया पब्लिसिटी के लिए आप आए हैं कि लोग आपको जाने और मीडिया पब्लिसिटी हो। उनका साफ तौर पर आरोप है कि इस बीच तमाम बलरामपुर से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही कई और इस तरह बच्चियों के साथ हुआ, और दलित, खासकर दलित बच्चियों के साथ हुआ। एक्सेप्शन नहीं है हाथरस, आप उनमें नहीं पहुंचे, उनमें क्यों पहुंच रहे हैं? शायद आप इसका बेहतर जवाब दें। देखिए, कल मैं आंध्र प्रदेश कुरनूल की एक माँ से मिली हूँ जिसका नाम पार्वती है। उनकी बेटी का 2017 में स्कूल प्रशासन के द्वारा, जो भी प्रोमिनेंट वहां के लोग हैं, रेप किया गया, मर्डर कर दिया गया। वो मैटर बहुत हाईलाइट हुआ था, सीबीआई को 8 महीने पहले दिया जा चुका। वो परिवार आंध्र प्रदेश से मुझसे मिलने आया। कितने लोगों को पता है केस में हैंडल कर रही हूँ? ये केस मीडिया ने हाईलाइट किया, मैं वहां हाईलाइट होने नहीं पहुंची हूँ। ललितपुर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 15 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका पड़ोसी कैरोसिन डाल के जला देता, मैं उस केस को हैंडल कर रही हूँ। कितने लोगों को पता है? वो लोग अब मुझे जवाब देना। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हाथरस केस मैंने फेमस नहीं बनाया। जैसे अदर केसेस में फॉलो कर रही हूँ, उसी की तरह से इस केस को भी मैं फॉलो कर रही हूँ। मुझे मीडिया ने मुझे कवर किया है, मैंने मीडिया से नहीं कहा कि आप मुझे कवर करो। निर्भया केस में मैं साइलेंटली वर्क कर रही थी, किसी को पता था कि उस बेटी को जस्टिस मिलना है या नहीं मिलना है? मैं अकेले दौड़ रही थी, अकेले भाग रही थी, सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रही थी, पिटीशन फाइल कर रही थी, किसको पता था? जब दिशा रेड्डी के साथ हैदराबाद में क्राइम हुआ, उसके बाद अगेन महिला सुरक्षा की बात हुई, तब मीडिया ने वहां कवरेज दिया, तब मेरा नाम आया। नहीं, कितने लोग मुझे जान रहे थे विप्लव सर? ये ललितपुर के केस में कितने लोग मुझे जान रहे हैं? अभी मैं एक हापुड़ की एक बेटी जिसके साथ रेप किया गया, फैमिली के अंदर ससुराल में शादी हुई, शादी के जस्ट बाद उसके पूरे परिवार, जेठ और उसके देवर, उसके ननदोई, सबने मिलकर रेप किया। नरेला का मैटर मैं उसको हैंडल कर रही हूँ। कितने लोग हमसे आकर के पूछ रहे हैं कि सीमा जी क्या मैं वो केस में हैंडल नहीं कर रही हूँ? मेरे पास सैकड़ों केसेस हैं, ये उससे उन सैकड़ों केसेस में मेरे लिए ये केसेस भी है। और जो हैदराबाद का केस है वो भी एक एसटी बेटी का केस है। उसमें आप सोचिए कि सारे प्रूफ होने के बावजूद भी, पोक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी 8 दिन के अंदर बेल मिल गई है। तो अब कितने लोग मीडिया मुझे कवरेज कर, सीमा जी क्या आप उस मेरा देखिए, देखिए सर, विप्लव सर, मैं इन एलिगेशन पे लोग लगाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है चाहे वो बलरामपुर की बेटी हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो कुरनूल हैदराबाद की बेटी हो, या इवन की वो मुंबई की एक बेटी हो। मेरे पास में कोई आए हमसे सवाल करे, बहुत आसान होता है लिख देना। और जो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मात्र एक बेटी को न्याय दिला दो, जिसके लिए आप अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर दो, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी एजुकेशन, एवरीथिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सीमा जी, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष होना ये कोई बड़ी चीज नहीं है, और शायद आपको उन सवालों का बेहतर जवाब देना आता है। ना तो ये कह रहे हैं, वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपने हाथरस में, सुन लीजिए सीमा जी, आपने हाथरस में जिस तरह आप पहुंची हाथरस, और पुलिस, जबकि प्रशासन वहां पर प्रवेश लगाने से रोक लगा चुका था, बाकायदा ऑर्डर इसमें निकला था, फिर भी आपने अधिकारियों के साथ वहां पर झड़प करी उनके साथ। अब आप पर यह आरोप है कि यही झड़पें, यही एग्रेसिवनेस जो आप हाथरस में शायद दिखा रही थी, क्योंकि वहां एक बड़ा मीडिया का जमावड़ा था, एक नेशनल इंटरनेशनल मार्केट एक तरह सा उसका एक ख्याति हो गई थी, और देश के बड़े नेता वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच रहे थे, इसलिए शायद आपने वो एक्ट किया, इस तरह का आरोप है।
आपको पता है इस केस को, ये 14 सितंबर को ये क्राइम हुआ इस बेटी के साथ। आपको पता है जब मुझे पता चला है 20th ऑफ सितंबर, 20 सितंबर से इस केस को मैं फॉलो कर रही थी। ये केस तो हाईलाइट हुआ है जाकर के जब उस बेटी की 29 को डेथ हुई है। उससे पहले इस केस के मेरे पास सारे अपडेट थे। वहां पर जो 20 तारीख को एक नया सीओ आया जिसका नाम ब्रह्म सिंह था, उससे पहले कोई और सीओ हैंडल कर रहा था। उन सीओ साहब से बात कीजिए, उस एसएचओ से बात कीजिए लक्ष्मण से, कि सीमा मैडम इस केस को पहले फॉलो कर रही थी कि नहीं कर रही थी। मैं तो पहले से फॉलो कर रही थी, जैसे मेरा रूटीन वर्क है, मैं अदर केसेस फॉलो करती हूँ। बाद में जब उस बेटी को जिंदा वहां पर जब जला दिया गया तो मैं उस प्लेस पर पहुंची। अगर नहीं भी हाईलाइट होता तब भी मैं उस प्लेस पे पहुंचती, और मैं पहुंच भी रही हूँ। मैनपुरी की एक बेटी हॉस्टल में जिसको उसका मर्डर कर दिया गया और टांग दिया गया, वो केस में हैंडल कर रही हूँ। कितना वो केस मीडिया में है। तो लोगों के पास आकर के हमसे डिटेल मांगे ना, ये केस के लोगों के पास फैक्ट नहीं थे। कितने लोगों ने मीडिया में ये बात आकर के बोली कि उस बेटी का पहला वीडियो देखिए जिसमें वो खुद कह रही है मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। हाई फाई हवा बनाना आसान होता है, केस की डेप्थ में घुस करके उनके लिए फाइट करना बहुत मुश्किल काम है। मैं वो वर्क 29 से नहीं, मैं 20 तारीख से कर रही थी। ठीक है, मुझे कोई मीडिया हाइप नहीं चाहिए जी। अच्छा सीमा जी, अब मुझे ये बताइए, आप निर्भया केस और हाथरस केस को एक दूसरे से अलग अलग करके, मैं चूंकि इस पूरे मैटर में निर्भया के मामले में देश एक तरफ था, लेकिन यहां हाथरस में हम लगातार देख रहे हैं कि दलित वर्सेस ठाकुर हो रहा है। आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि इस केस को जिस तरह निर्भया पर एक पूरा देश एकजुट हो गया था, शायद जाति में चूंकि ये केस बढ़ गया है इसलिए दलित का दलित पक्ष ले रहे हैं या ठाकुर का ठाकुर पक्ष ले रहे हैं। क्या ये एक इस केस के जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए आपको लगता है कि ये एक बड़ा सेटबैक हुआ है इसमें? देखिए मैं आपको विप्लव सर बता दूं, ये नो डाउट हमारी कंट्री के अंदर कास्ट के आधार पे चीजें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पे चीजें होती, नैरेटिव बनते हैं। लेकिन मेरा विजन क्लियर है, चाहे वो दलित की बेटी हो, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे वो किसी भी धर्म की बेटी हो। कठुआ पे नॉर्थ इंडिया में लिखने वाला अगर कोई पहला शख्स था कठुआ केस पे तो वो सीमा थी। मैंने पहले लिखा, मेरे फेसबुक के पोस्ट आप उठा करके देखिए। तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता किसी भी चीज से, मेरा एक ही मुद्दा है, देश की 49% आबादी कैसे सुरक्षित हो। और जो लोग इस मुद्दे को दलित वर्सेस ठाकुर बना रहे हैं, उन सबसे मेरा एक सवाल है, क्या आज तक इस देश के अंदर किसी ठाकुर की बेटी के साथ रेप नहीं किया गया? क्या आज तक किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ रेप नहीं किया गया? क्या किसी दलित, मुस्लिम की या हिंदू की बेटी के साथ? जो लोग कहते हैं ये ढोंग कर करके तुम देश की बेटियों को और दलदल में ढकेलते जा रहे हो सिर्फ अपने पैट्रियोटिक सिस्टम के कारण। ये पैट्रियोटिक सिस्टम पुरुषों का बनाया हुआ है। उस ठाकुर परिवार की भी बेटी को दर्द होता है जब दलित की बेटी को तकलीफ होती है, और जब दलित की बेटी को तकलीफ होती, ब्राह्मण की बेटी किसी की, हम सबको दर्द महसूस होता, क्योंकि हम लोगों की इक्वल समस्या है। क्या किसी परिवार कोई इंश्योर कर सकता है कि दहेज के वजह से किसी ब्राह्मण की बेटी को नहीं मारा गया, किसी ठाकुर की बेटी को नहीं मारा गया? ये समस्या एक जेंडर की है, मेरा वही परसेप्शन है और मैं उसी नजर से देखती हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल चीजें लोग कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मुझे इस देश की 49% आबादी के लिए मैं लीगल तरीके से फाइट करूंगी, सोसाइटी के लेवल पे जो करना होगा करूंगी। ठीक है, सरकार ये कह रही है, विपक्ष ने लगातार हाथरस पे हमला किया और आपने देखा भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर जाने की कोशिश की, तमाम उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई, डेरेक ओब्रायन के साथ धक्का मुक्की हुई, तमाम राजनीतिक दल गए वहां पर, लाठीचार्ज हुआ, ये सब होता रहा। आपको लगता है, चूंकि निर्भया केस को आपने बहुत नजदीक से देखा है, इस देश में इंसाफ पाने के लिए बिना राजनीति के आपको लगता है कि कोई इंसाफ मिल सकता है और उसकी मीडिया भी उसका कवरेज होगा, उसके नेता भी मिलने जाएंगे? तो ये जो राजनीति है वो आपको लगता है कि क्या सेपरेट हो सकती है और बिना राजनीति के भी इंसाफ मिल सकता है? आपको विप्लव सर बताऊं कि राजनीति भी जस्टिस नहीं दिलाती है। जब कोई क्राइम होता है उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके पेश किया जाता है, और इस देश के अंदर कैसे इतने केस राजनीतिक मुद्दों की बलि चढ़ गए लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिला। निर्भया केस में भी जब ये क्राइम हुआ
कैंडल मार्च हुए, पूरा देश नहीं विश्व में भी कई कंट्री में प्रोटेस्ट किए गए। उसके बाद मेरा एक सवाल है कि चलिए आप पॉलिटिक्स भी कर लेते, लेकिन कम से कम 2 से 3 साल के अंदर तो उन दरिंदों को फांसी पे चढ़वा देते अगर पॉलिटिक्स ही करनी थी। इवन की इतना ज्यादा नेग्लिजेंसी है महिलाओं के मुद्दे पर कि पॉलिटिकल लोग भी स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद वो परिवार कहाँ है, कहाँ सफर कर रहा है, क्या जस्टिस सिस्टम है, कौन सी रिलीफ चाहिए, कौन वकील मुकदमा लड़ेगा, कैसे सपोर्ट करना, ये सब भूल जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ तो पॉलिटिक्स इस लेवल की पॉलिटिक्स होती है कि निर्भया केस में भी वही हुआ, हम सबने देखा जैसे आप बता रहे। उसके बाद आप बताइए कि जब 2018 में रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुआ इनका, मैं ट्रायल कोर्ट जा रही हूँ, उससे पहले मैं केजरीवाल के पास लेटर लेकर के जा रही हूँ, मैं सत्येंद्र जैन को लेटर दे के आ रही हूँ, मैं राजनाथ सिंह जो हमारे उस टाइम गृह मंत्री थे उनको लेटर दे के आ रही हूँ, दिल्ली के हम कमिश्नर को लेटर देकर के आ रहे हैं कि इस केस में चूंकि ये केस राज्य लड़ता है तो स्टेट जब तक इनिशिएटिव नहीं लेगा, प्राइवेट लॉयर को भी स्टेट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरी कोई पिटीशन है उसको आगे फर्दर फॉरवर्ड कीजिए, मूव कीजिए। लेकिन इन लोगों में से किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया था। आप बताइए, ये आप कह रहे हैं कि निर्भया केस पे राजनीति हुई थी शुरू में, तो बाद में क्यों नहीं राजनीति कर ली? कम से कम इसी बहाने हमारी बेटी को, हमारी उस ज्योति को, निर्भया को जस्टिस तो मिल जाता, थोड़ा पहले मिल जाता। लेकिन उसके लिए चप्पलें घिसनी पड़ी, भागना पड़ा, दिन रात एक करना पड़ा। यस, तो यही अभी जो हाथरस केस है आप देख लीजिएगा, थोड़े दिन बाद लोग साइलेंट हो जाएंगे और कुछ लोग तो हो भी गए हैं साइलेंट। वो परिवार कह रहा है कि मुझे यहाँ डर लग रहा है रहने के, इतने सारे संगठन गए, क्यों किसी ने व्यवस्था नहीं करवा दी उत्तर प्रदेश से किसी दूसरी जगह रखवाने के लिए? आप बताइए। पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा मेरा घर खुला हुआ है, वो रह सकते हैं। सर देखिए, फॉर्मेलिटी हमें पसंद नहीं है, बहुत आसान होता है स्टेटमेंट देना, और जो लोग हमारे ऊपर भी लांछन लगा रहे हैं उनसे मैं कहूंगी कि एक बार आप खुद चले जाइए हाथरस और जा करके वहां फाइट कीजिए। और जो वो एलिगेशन लगा रहे कि सिस्टम ने वहां पर बंद कर रखा था, 144 लगाई हुई थी, 144 का मतलब क्या उन लोगों को नहीं पता या हमें नहीं पता है? एक साथ 4 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जा सकता। मैं तो सिंगल जा रही थी, और जब आप बदतमीजी करोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। एक व्यक्ति को जाने से कौन रोक सकता है? 3 व्यक्ति को जाने से कौन रोक सकता है? तो हम जब आवाज नहीं उठाएंगे तो उसके, और इस चीज पर तो हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उनको फटकार लगाई है कि आम पीपल का वहां आर्टिकल 19 फ्री मूव करने का फंडामेंटल राइट है, आप कैसे रोक सकते थे इस चीज पर भी? और ये लोग जो सवाल करें तो मैं कहूंगी कि एक बार जो लोग दिल्ली में रह रहे, निकलिए, सुबह उठ करके निकलिए, वहां पर वेट करिए, दिन भर आप भूखे रहिए, उसके बाद उस परिवार से मिलिए, उनकी बेटी के दर्द को समझिए, और उसके बाद आकर के अपने आप को प्रिपेयर करिए फाइट करने के लिए। जब आप दूसरी जगह जा रहे हैं, आपकी खुद की सिक्योरिटी का इशू है कि कोई दूसरे पक्ष धमकी भी दे रहे हैं, और अपनी जान जोखिम में डाल करके किसी बेटी के लिए खड़े होइए, तब एहसास होगा कि जस्टिस दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है। बिल्कुल, और वो भी ऐसे माहौल में जहां पर जस्टिस सिस्टम जो है इतना नेग्लिजेंसी दिखाता है पूरा कि वहां पर विक्टिम के राइट है ही नहीं। वहां पर उस सिस्टम से लड़कर के किसी को जस्टिस दिलाना आसान नहीं है। जी, एक बस अब अंतिम क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर रिजर्व करते हुए जो कहा था कि क्या सीमा कुशवाहा ही काफी है पीड़िता के लिए या उन्हें सरकारी वकील की भी जरूरत है? आपको क्या लगता है कि सरकार के वकील इसमें आ जाएं तो आप बेहतर लड़ लेंगे, या सीमा कुशवाहा अपने आप में काफी हैं उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए विप्लव सर, 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। बिल्कुल। अभी ये केस ट्रायल में नहीं पहुंचा है, अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, उसमें अमाइकस क्यूरी को अपॉइंट किया गया कि वो अमाइकस क्यूरी का मतलब आप भी समझ रहे हैं कि वो न्यूट्रल होता है, वो लॉ के बारे में जानकारी देता है, ना वो पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है। सरकार वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए आई, लेकिन पीड़ित पक्ष की तरफ से वहां कोई नहीं था, तो पीड़ित पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं अपीयर हुई। देन सुप्रीम कोर्ट में किसी अदर पर्सन ने एक पीआईएल फाइल की। पीआईएल जब कोई फाइल करता है तो उस पीआईएल में ये जरूरी नहीं है कि जिसने फाइल की वही आर्गुमेंट करे, इसमें अदर लोग भी आ सकते हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में
बहुत बहुत काफी पॉपुलर और काफी जो भी अच्छे एडवोकेट हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, वो लोग भी वहां पर आए, लेकिन वहां विक्टिम का लॉयर नहीं था पहली डेट में। देन आफ्टर अभी रिसेंटली जो 15th ऑफ जो अक्टूबर था, इसमें जब मैं अपियर हुई, पीड़ित के तरफ से पक्ष रखा गया, तो कोर्ट में पहले ही वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने परिवार से पूछा था कि आपके तरफ से किसको लॉयर अपॉइंट किया गया, क्या आपको कोई सरकारी वकील चाहिए। तो उन्होंने मेरा नाम लिया और मैंने उनको ये भी लिखवा दिया कि आप बोलिए कि हमने अपने प्राइवेट काउंसिल कर लिए हैं, लेकिन हमें सरकार से भी एक एडवोकेट चाहिए। लेकिन अभी सरकारी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पीआईएल का मैटर है। जब ट्रायल होगा तो सरकारी वकील ही मुकदमा लड़ता है, प्राइवेट काउंसिल सपोर्ट के लिए आता है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो ये भी होता है कि बहुत जगह पे सरकारी जो एडवोकेट है वो एक्यूज के साथ मिल करके केस को खराब कर देते हैं। तो एटलीस्ट जो प्राइवेट लॉयर है, जो विक्टिम पक्ष रखता है, उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी रहती है, तो केस नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये जरूरी नहीं है कि सरकार के तरफ से वकील वहां पर खड़ा किया जाए। ठीक है, तो ये अभी इश्यू है। जी, अब मुझे बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए, हाथरस कांड को लेकर, हाथरस की उस पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर सीमा कुशवाहा का क्या संकल्प, बिल्कुल संक्षेप। देखिए, हमारा पूरी तरीके से कि जो दोषी हैं उनको मुझे सजा दिलानी है, और अगर इन केस कोई निर्दोष भी है तो वो भी एक्विटल हो, उसको सजा ना मिले, ये मेरा मानना। क्योंकि ठीक है, वो अलग बात है कि हम एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि 99 अपराधी छूट जाए बट एक निर्दोष को सजा ना मिले। इस लॉजिक को मैं नहीं मानती, क्योंकि 99 एक्चुअल में अपराधी छूटे हैं, इसीलिए उनके हौसले बढ़े हैं और इसीलिए क्राइम रिपीट होते जा रहे हैं। क्योंकि हम एक इनोसेंट को बचाने के चक्कर में 99 अपराधियों को छोड़ करके 1000 गुना ज्यादा क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ऐसी नहीं है, उनकी विल पावर नहीं है कि एक्चुअल अपराधी तक वो पहुंच सकें। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल डर नहीं है। और हमारा यही संकल्प है कि हाथरस ही नहीं, हाथरस का तो मैटर हाईलाइट हो गया, चाहे वो ललितपुर की बेटी हो। 1 महीना लग गया मुझे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं इस केस का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एसएचओ आईओ से लेकर के आईओ, एसएचओ, सीओ, ललितपुर के जो एसपी हैं, वहां के जो आईजी हैं, उत्तर प्रदेश के डीआईजी से लेकर के जब लास्ट में मैंने ट्विटर पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट करना पड़ा, तब मैं 1 महीने के अंदर अरेस्ट करवा पाई उस एक्यूज को। तो वो मीडिया ने कवरेज क्यों नहीं किया, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। लोग वहां कहाँ रहे कि मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ? तो ये तो लोगों की गलती है कि लोग ही पर्टिकुलर मैटर में क्यों इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि ना तो बलरामपुर की बेटी, ना तो बाराबंकी की बेटी, ना वो हैदराबाद की दिशा रेड्डी, ना दिल्ली की निर्भया, सबका दर्द एक जैसा है। बिल्कुल। और मैं बहुत लोगों के केस हैंडल कर रही हूँ, लोगों को चाहिए तो मैं रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा सकती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। लॉयर ऑफ द मंथ में इस बार सीमा कुशवाहा जी, जो लगातार पीड़िता के परिवार की तरफ से संघर्ष कर रही हैं, उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी, उन्होंने संकल्प रखा कि उनको इंसाफ दिलाएंगे। राजनीति पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये राजनीति एक समय के साथ हो रही है और जैसे जैसे राजनीति खत्म होगी, पीड़िता के जो परिवार है उसको कहीं ना कहीं बड़े कष्टों से गुजरना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।